आज हम हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के ब्लॉक सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के ब्लॉक फर्स्ट को खत्म किया था, उसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को खत्म किया था। आज ब्लॉक टू के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट हैं उसको खत्म करेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा ही आपके मार्क्स को स्कोर करने में बेनिफिशियल होगी। तो चलिए इसी बात पे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है, ये सबसे पहले नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करना अपने बिजनेस के लिए। देखो, अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। सबसे पहला ये सवाल आता है कि आखिर बिजनेस करे तो करे किसका। जैसे सपोज करो कि सबको पता है इस समय बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाया जा रहा है, तो ऐसे में आपने सोचा, आपने एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करी। लोगों की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, लोग अस्पतालों के चक्कर बहुत काट रहे हैं, तो ऐसे में उनको फास्ट फूड भी खाना है क्योंकि उनके ज़बान पर जायके लग गए हैं। तो ऐसे में क्यों ना हेल्दी फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट किया जाए। आपने वहाँ से ना, उस जगह से ना एक अपॉर्चुनिटी फाइंड की कि आपको किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, आपने देखा इस समय लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेडिकल शॉप हर समय ओपन नहीं रहती, रात में बंद हो जाती है। तो ऐसे में क्यों ना 24/7 मेडिसिन डिलीवरी सर्विस शुरू की जाए। तो आपने यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली। इसे ही कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हो कि इस अपॉर्चुनिटी में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कौन सी अपॉर्चुनिटी सही होने वाली है, कब और कैसे उसको बिजनेस आइडिया में हम कन्वर्ट करें। तो एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे कौन सी, कब, कहाँ, कैसे अपॉर्चुनिटी सही लग रही है जिसके बेसिस पर वो बिजनेस करेगा। बस इसे ही कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें वो एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है जो कि उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेसिस पर होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही आइडियाज़ को फाइंड करना है। फिर उस अपॉर्चुनिटी को वो सेलेक्ट कर लेता है और फिर वो उस आइडिया पे वर्क करता है, उसे बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कोई भी चीज़ अचानक से पॉपुलर हो जाती है, चलने लगती है, लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऐसी चीज़ें जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लोगों का डिमांड उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे ही तो ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, तो बस एंटरप्रेन्योर को ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए ताकि उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। ठीक है, अगर वो ट्रेंड फॉलो करता है तो वो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता है। चलिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर ट्रेंड को फॉलो करके अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता है। तो सबसे पहले हेल्थ ट्रेंड। आजकल एक एंटरप्रेन्योर ये देख सकता है कि लोग ना बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थी फूड खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, फिटनेस ऐप की डिमांड बढ़ गई है। तो यहाँ से वो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता है कि वो हेल्दी टिफिन सर्विस शुरू कर सकता है या फिटनेस ऐप बना सकता है या ऑर्गेनिक स्टोर खोल सकता है। तो वो हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करके एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता है। दूसरा है मेकर ट्रेंड। आजकल लोग ना क्रिएटिविटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का क्रेज ना सर चढ़कर बोल रहा है। तो ऐसे में लोग कस्टमाइज प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, DIY प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3D प्रिंटिंग, हैंडमेड आइटम ज़्यादा चाहते हैं ताकि उसमें बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग हो। तो ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर अपनी वहाँ से अपॉर्चुनिटी फाइंड करके DIY किट का इस्तेमाल कर सकता है, 3D प्रिंटिंग शॉप खोल सकता है या कस्टमाइज प्रोडक्ट वाली शॉप खोल सकता है। नेक्स्ट है मोबाइल ट्रेंड। आज के टाइम में हर एक चीज़ मोबाइल से होती है। ठीक है, हर एक चीज़ मोबाइल पर शिफ्ट हो गई है, चाहे वो शॉपिंग हो, पेमेंट हो, एंटरटेनमेंट हो। तो ऐसे में वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करके एक एंटरप्रेन्योर मोबाइल ऐप्स बना सकता है, ऑनलाइन लर्निंग ऐप बना सकता है। नेक्स्ट आता है ग्रीन ट्रेंड। ग्रीन ट्रेंड का मतलब अब ना लोग ना बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं, अब लोग समझने लग गए हैं, वो गहराई से चीज़ों को देखते हैं कि हम जैसे लोगों ने इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा पोल्यूट कर रखा है। तो ऐसे में ना कुछ लोग ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं, पोल्यूशन कम करने वाली चीज़ों की डिमांड जो है बढ़ रही है। तो ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर सोलर पैनल, रियूजेबल आइटम, इको फ्रेंडली पैकेजिंग वाले आइटम जैसी चीज़ों में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। फिर आता है पेमेंट। देखो, पहले पेमेंट सिर्फ कैश के थ्रू होती थी, लेकिन आज ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसने पेमेंट को कैशलेस बना दिया है, बेस्ट कन्वीनियंस बना दिया है लोगों के लिए। UPI, QR कोड, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करके नए तरीके के जो पेमेंट ऐप हैं उसमें कुछ ऐसी सर्विसेज अब भी नहीं है जो
और ज़्यादा चीज़ों को आसान कर दे। तो ऐसे में वो अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करके पेमेंट ऐप, बिलिंग सिस्टम ऐसी सारी चीज़ें बना सकता है। नेक्स्ट है वियरेबल ट्रेंड। आजकल के लोग ना स्मार्ट गैजेट जैसे डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो वियर करते हैं स्मार्ट गैजेट्स को, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गया, फिटनेस बैंड हो गया। तो ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करके वहाँ से वियरेबल डिवाइस बना सकता है, फिटनेस गैजेट बना सकता है, स्मार्ट एसेसरीज बना सकता है और मार्केट में सक्सेसफुल बन सकता है। नेक्स्ट है द इंटरनेट ऑफ थिंग। आजकल घर में जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं ना, वो स्मार्ट हो रहे हैं। चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, हर चीज़ हम आज इंटरनेट की मदद से चला सकते हैं। फ्रिज में कुछ चीज़ खत्म हो जाती है तो वो अपने आप ऑर्डर कर देती है। अगर हमें बल्ब को ऑन ऑफ करना है तो वो हम अपने मोबाइल की मदद से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ से भी वो जो एंटरप्रेन्योर है अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग के डिवाइसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये सारे ट्रेंड को फॉलो करके एक एंटरप्रेन्योर अपने लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी फाइंड करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकता है। बस यही बताया गया है। अब बात करते हैं आइडिया जनरेशन के सोर्स के बारे में। मतलब कि अगर आपको अपना एक नया बिजनेस खोलना है या फिर अपने पुराने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिगार्डिंग कोई आइडिया चाहिए या उसे सुधारना है उस प्रोडक्ट को, तो ये सारे आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? तो आइडिया के दो सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कुछ चीज़ें हमें पता लग रही हैं, आइडिया पता लग रहा है, और एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से चीज़ें पता लग रही हैं, आइडिया जनरेट हो पा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। कभी कभी वो पर्सन को खुद आइडिया आ जाता है उसकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बेसिस पे। जैसे कि इसको केक बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था, ये अपने हर दोस्त के बर्थडे पे बहुत अच्छे केक बताता था। तो ऐसे में लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि तुम्हें ना ऑर्डर पे केक बनाना चाहिए। तो इसको आइडिया आ गया अपनी हॉबीज़ के बेस पे कि मुझे अपना होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आइडिया जनरेट हुआ। दूसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर कुछ नए आइडियाज़, प्रोडक्ट या प्रोसेस इनोवेट करते हैं ना, तो कंपनी इसके लिए उनको फंड भी देती है और सपोर्ट भी करती है। तो एम्प्लॉयज़ की वजह से जो आइडिया जनरेट हो पा रहा है, जैसे एम्प्लॉय ने बार बार नोट किया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, फिर उसने बॉस को बताया, फिर और एक और आइडिया दिया कि क्यों ना हमें ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिससे हम लोगों की कंप्लेन को ईजिली ट्रैक कर पाए। तो बॉस को पसंद भी आ गया और आइडिया भी वहाँ से जनरेट हो गया। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही होता है रिसर्च करना, आइडिया जनरेट करना। लैब, रिसर्च टीम या खुद एक्सपेरिमेंट करके नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट, नया बेटर वर्जन बनाती है, वहाँ से आइडिया जनरेट करती है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल सोर्स है आइडिया जनरेट करने के लिए। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें हम कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं, कस्टमर को समझते हैं कि मार्केट में लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या उनको करंट प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके एक बहुत बढ़िया आइडिया जनरेट किया जा सकता है। कस्टमर की कंप्लेन को सुनकर, फीडबैक लेकर, उनके रिव्यूज़ को देख के आइडिया जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस को ध्यान में रखना। मतलब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है ना, उसको देख कर कि इसमें क्या कमी है, कैसे इसको और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है, कैसे इसे और ज़्यादा सस्ता बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें सोचना और इम्प्रूव करना। जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है वहाँ से भी एक आइडिया जनरेट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब कि जितने भी होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, डिलीवरी पार्टनर होते हैं, वो ना मार्केट लेवल पर रहते हैं, तो उन्हें ग्राउंड नॉलेज होती है। उनका एक्सपीरियंस के थ्रू और सजेशन के थ्रू वहाँ से भी नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। वो हमें बेटर आइडिया दे सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं कस्टमर से, तो वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। फिर आती है गवर्नमेंट की स्कीम। कभी कभी ना सरकार की जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, लोन स्कीम है, स्टार्टअप पॉलिसीज़ हैं या स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, उनके थ्रू भी हमें आइडिया आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करो कि ना गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई जिसमें जितने भी जो सोलर पैनल लगाने वाले थे ना, उनको सब्सिडी मिलेगी। तो अब ना हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि घर घर जाके लोगों के लिए सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आइडिया जनरेट हुआ। तो ये कुछ सोर्सेस थे आइडिया जनरेशन के। अब बात करते हैं हमारे टेक्निक्स के बारे में। देखो, अब अभी तक हमने सोर्सेस पढ़े, अब हम पढ़ने वाले टेक्निक्स। आइडिया जनरेट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ना एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप को बिठा दिया, ग्रुप में 4 से 10 लोग बिठा दिए और फिर उनको जल्दी जल्दी आइडिया बोलने के लिए बोला गया कि जो भी आपके पास आइडिया है वो आइडियाज़ दो। ठीक है, एक टेबल पर फिर लोग जल्दी 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 अपने आइडियाज़ बोल रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आइडियाज़ कलेक्ट हो पा रहे हैं। यहाँ पे किसी भी आइडिया को जज नहीं किया जा रहा, कोई
कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है। एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर लोग जो हैं अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना फोकस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया कलेक्ट हो पाए, क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी फ्री थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यहाँ से भी आइडिया जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जहाँ पे लोगों को बिठा के ग्रुप एक्टिविटी करवा के वहाँ से आइडिया कलेक्ट किए जाते हैं, वो भी क्वांटिटी में, ठीक है। फिर दूसरा आता है ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग में क्या होता है, ये बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें आइडिया बोला नहीं जा रहा, लोग यहाँ पे आइडिया दे नहीं रहे, यहाँ पे आइडिया लिख रहे हैं। एक पर्सन 3 आइडिया लिख के देगा एक पेपर पर, फिर वो दूसरे वाले को पास करेगा। अब दूसरा वाला पर्सन जो होगा ना, वो उस आइडिया में कुछ इंप्रूवमेंट करेगा। जैसे एक पर्सन ने लिखा कि हमारे ऐप के अंदर डार्क मोड होना चाहिए, तो दूसरा वाला पर्सन को जब वो पेपर मिलेगा ना, तो वो उसमें कुछ ऐसा लिख सकता है जैसे कि ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर दो डार्क मोड को, मतलब ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाए। तो ऐसे में उसने आइडिया को और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, ठीक है। जो लोग शर्माते हैं आइडिया देने में, अपनी बात रखने में, ऐसे लोग भी फिर आइडिया दे पाते हैं, इसलिए ब्रेन राइटिंग करवाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ना हर कोई पार्टिसिपेट कर पाता है, तो यहाँ पर ना बहुत बढ़िया तरीके से आइडिया मिल पाते हैं। नेक्स्ट है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में क्या होता है, डायग्राम्स के थ्रू आइडियाज़ निकलवाए जाते हैं। एक डायग्राम बनाया जाएगा जिसमें बीच में मेन आइडिया लिखा जाएगा, फिर उसके अगल बगल क्या लिखे जाएंगे, सब आइडियाज़ लिखे जाएंगे, छोटे मोटे रिलेटेड आइडियाज़ लिखे जाएंगे। डायग्राम के थ्रू कोई आइडिया दे रहा है, ठीक है। अब वो कैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि मेन आइडिया में किसी ने लिख दिया कि ना स्टार्ट आ न्यू कैफ़े, कि एक स्टार्ट करना चाहिए नया कैफ़े, और उसके बाद सब आइडियाज़ लिख दिए कि मेन्यू में ये चीज़ें होनी चाहिए, कॉफ़ी होनी चाहिए, सैंडविच होनी चाहिए। फिर सर्विसेज में उसने लिख दिया कि होम डिलीवरी होनी चाहिए। डेकोर में उसने लिख दिया कि कोजी लाइट्स होनी चाहिए। पहले मेन आइडिया दिया सेंट्रल में, और उसके बाद उसके सब आइडियाज़ दे दिए, वो भी डायग्राम के थ्रू। तो ये भी चीज़ें समझने में मदद करता है, ठीक है। इससे भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल जाते हैं, आइडियाज़ निकल पाते हैं, बेटर आइडियाज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर है ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें ना बहुत सारे आइडिया को एक साथ मिक्स किया जाता है। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और या फिर मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट चल रहे हैं, उन सबको देखा जाएगा, फिर उनके फीचर को कंबाइन करके एक नया आइडिया बनाया जाएगा कि हमें इस आइडिया पे काम करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 2 मॉडल थे, ठीक है, डिफरेंट 2 मॉडल थे फ़ोन के, उसमें से कुछ फीचर्स लिए, उसमें से कुछ फीचर्स लिए, और अपने कुछ नए फीचर्स ऐड करके एक नया मॉडल तैयार कर दिया। तो इसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक। यहाँ पे नया आइडिया निकाला जाता है पुराने प्रोडक्ट के मिक्सिंग से, ठीक है। फिर आता है स्कैम्पर। स्कैम्पर क्या होता है, ये 7 पॉपुलर एक्शन का मेथड है, जिसमें 7 एक्शन पर काम किया जाता है क्रिएटिवली। 7 एक्शन लिए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है सब्सटीट्यूट करना। मतलब सपोज करो किसी भी पार्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके पार्ट को रिप्लेस कर दिया। हमारा पहले से ही कोई प्रोडक्ट था अच्छा सा, उसके लिए हम आइडिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने उसको सब्सटीट्यूट किया। पहले हम प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज़ कर रहे थे अपने प्रोडक्ट में, अब हमने पेपर स्ट्रॉ लगा दी अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए। फिर दूसरा है कंबाइन करना। कंबाइन मतलब 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ देना। अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हमने 2 चीज़ों को कंबाइन कर दिया। जैसे आपने देखा होगा डव शैम्पू में कंडीशनर भी आता है, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए शैम्पू के साथ कंडीशनर जोड़ दिया, ठीक है। 2 चीज़ों को कंबाइन करना। तीसरी चीज़ है अडेप्ट करना। अडेप्ट का मतलब दूसरी चीज़ से आइडिया ले लेना और फिर उसको अडेप्ट कर लेना, उसे कहते हैं अडेप्ट करना। जैसे कि हमने देखा कि रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, QR के थ्रू मेन्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। QR के थ्रू मेन्यू चलते हैं, तो क्यों ना हम उसको हॉस्पिटल में भी अप्लाई करें। QR के थ्रू हम पेशेंट की इन्फो पढ़ लें, तो हमने वहां से आइडिया को लिया और नई चीज में अडेप्ट कर दिया। नेक्स्ट है मॉडिफाई करना, मतलब चेंजेस करना, कुछ चीज मॉडिफाई करना, चाहे वो साइज हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, उन चीजों को बदलना। पहले ना हम बड़े बड़े पैकेट्स बनाते थे, कोई भी सामान था उसके बहुत बड़े बड़े पैकेट्स बनाते थे, लेकिन हम ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि इसको ट्रैवल में बहुत ज्यादा ले जाया जाता है, उसके स्मॉल पैकेट्स बनाने लग गए, तो उसमें हमने साइज को चेंज कर दिया अपने प्रोडक्ट को और इंप्रूव करने के लिए। फिर है P, पुट टू अनदर यूज। इसका मतलब कोई चीज न्यू यूज में लाना। पहले वो किसी और चीज में इस्तेमाल होता था, अब उसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल करना। जैसे ग्लास बोतलें थी, ठीक है, पहले उन ग्लास बोतलों का यूज़ किया जाता था और अब उन्हीं से हमने फ्लावर वास बना लिया, ठीक है। तो ये होता है P। अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हम कोई नई चीज़ में उसका यूज़ ला सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब कि जितने भी एक्स्ट्रा फीचर है ना, उनको हटा दो भाई। हाँ ठीक है कि बहुत अच्छा कैमरा देने से, बहुत सारे फीचर देने से बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है एक फ़ोन, वहीं पे बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्यों ना एक्स्ट्रा फीचर हटा के हम बजटेड फ़ोन लॉन्च कर दें उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो
अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आता है रीअरेंज करना, रिवर्स करना आर्ट से, मतलब ऑर्डर या लेआउट में कुछ बदलना, दोबारा से उसको रीअरेंज करना या रिवर्स करना। जैसे कि क्लोथ का स्टोर था, ठीक है, हमने उसको रीअरेंजमेंट कर दिया, मतलब पहले ऐसा डिज़ाइन था, अब हमने उस स्टोर में ऐसा डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। हमने अपने स्लॉट के जो अरेंजमेंट थे ना वो बदल दिए, इससे हमारा प्रोडक्ट और इम्प्रूव हो पाता है। तो ये 7 एक्शन थे जिसके थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो, अब पढ़ने वाले हैं हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, मतलब एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करते में कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं। खुद ही इमेजिन करो, आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, फ़ोन बनाना है, ठीक है। अब आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को इमेजिन करते हुए चलो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आएगा आइडिया को जनरेट करने का, ठीक है। अभी ना मार्केट में क्या करेगी कंपनी, झाँक ताक करेगी लोगों को कौन सा मोबाइल चाहिए, आखिर प्रॉब्लम कौन सी आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट उनकी लाइफ को और ज़्यादा इजी बना सकता है। ऐसे सब चीज़ें ताक झाँक करने के बाद आइडिया को जनरेट करेगी। अभी हम पढ़ के आए हैं आइडिया को जनरेट करने के सोर्सेज भी और टेक्निक्स भी, कि कैसे कैसे आइडिया जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे, नए नए आइडियाज़ को कलेक्ट कर लेगी, उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं अपने बिजनेस को खोलने के लिए। फिर वो आइडिया को स्क्रीनिंग करेगी, टेस्ट करेगी, चेक करेगी। अब उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, कौन सा आइडिया सही होने वाला है। देखो आइडिया बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, लोगों को पसंद भी ना आए, मार्केट के हिसाब से फिजिबल भी ना हो। तो ऐसे में जो आइडिया बेस्ट होगा ना उसको रखा जाएगा, बाकी सबको एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। एक बढ़िया सा आइडिया चूज़ किया जाएगा। जब वो आइडिया आ जाएगा, चलो ऐसे सपोज करो कि ना हम ना ऐसा फ़ोन बनाने के बारे में सोच रहे थे जो पानी में 2 घंटे तक रहने वाला है, तो इसमें ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था। प्लस अब कॉस्ट के साथ हम जब प्रॉफिट जोड़ेंगे तो मार्केट में और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ये हमने आइडिया को हटा दिया, हमने दूसरा फ़ोन बनाने के बारे में सोचा जो कि बेस्ट है, वहाँ से वो सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट डेवलपमेंट की कि इसका डिज़ाइन कैसे होने वाला है, फीचर कैसे होने वाला है, किस प्राइस में मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने कंसेप्ट तैयार कर लिया। फिर उसकी टेस्टिंग हमने मार्केट में की, मार्केट में लोगों से पूछा कि हमारा ऐसा डिज़ाइन होने वाला है, ऐसे फीचर होने वाले हैं, इस प्राइस में मिलेगा, उनकी पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, उनकी नापसंद और पसंद का ध्यान रखा, टेस्टिंग करी, ठीक है। उनसे पूछने के बाद उस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, कि प्राइस क्या होगा, हम कैसे बेचने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐड कैसे बनेंगे, कौन से ग्रुप को टारगेट करने वाला है, स्टूडेंट के लिए होगा या वर्किंग पीपल के लिए होगा या गेमर्स के लिए होगा, किसको टारगेट, उसका प्रमोशन कैसे करना है, मार्केट में कैसे बेचना है, कंपनी ये डिसाइड करती है। यहाँ पे ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, टेक्निकल मतलब कि अब ना एक्चुअल प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा, इंजीनियर प्रोडक्ट का वर्किंग मॉडल बनाएंगे, मार्केटिंग टीम फाइनल पैकेजिंग बनाएगी, टैगलाइन, फीचर, ब्रांडिंग सब बनाया जाएगा, ठीक है। तो और फिर उसका नाम क्या होने वाला है, XYZ उसका नाम रखा जाएगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाएंगी, ठीक है, टेक्निकली की जाएंगी कि कैसे कैसे होने वाला है, एक्चुअल में क्या होने वाला है। यहाँ पे करने के बाद जब वो बन जाएगा तो उसे मार्केट में टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा, सिर्फ कुछ ही जगहों पर, जैसे दिल्ली के अंदर और बैंगलोर के अंदर हमने मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया वैलिडेशन के लिए। अब लोगों से हम फीडबैक लेंगे, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग सेटिस्फाई हैं, लोग खुश हैं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जल्दी बैटरी तो नहीं ख़त्म हो रही, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे। जब सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा ना, उसकी कमर्शलाइजेशन कर देंगे, मतलब अब पूरी मार्केट के अंदर उसको लॉन्च कर देंगे। पूरे कंट्री या वर्ल्ड में लॉन्च हो चुका है, अब वो प्रोडक्ट डेवलप हो गया, लोग उसे यूज़ करने के लिए तैयार है। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे नए वेंचर की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं। अब वो कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहले न्यू वेंचर क्या होता है? हम नए बिजनेस को ही नया वेंचर बोल रहे हैं, ठीक है। अब नए वेंचर में कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, आप खुद ही सोचो। आप खुद ही एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो या नया बिजनेस खोलना चाहते हो, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे? सबसे पहला आएगा यूनिकनेस। देखो, जो पहले किसी ने ना किया हो, बहुत ज़्यादा कुछ अलग हो, बेटर हो, स्पेशल हो, ऐसी चीज़, यूनिक चीज़ हो, यही तो आप ऑफर करना चाहोगे, तभी तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना आपका वेंचर नहीं चलेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि आप ना एक कैफ़े खोलना चाहते हो, ठीक है। कैफ़े तो हर कोई किसी ने खोल रखे हैं, लेकिन ऐसा कैफ़े जो 24/7 ओपन रहे, जिसमें लाइव म्यूजिक चल रहा हो और रिलैक्सिंग के लिए स्टूडेंट कैबिन भी हो, अलग से स्टूडेंट स्टडी कर सके, ये सारी यूनिकनेस आप एक कैफ़े में दे रहे हो, ठीक है। इससे हो सकता है आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चले। तो अगर जितनी ज़्यादा यूनिकनेस होगी, जितना ज़्यादा आपका चैनल यूनिक होगा, उतना ही हो सकता है कि वो
जो प्रोडक्ट है, वो जो सर्विस है, लोग चूज़ करें, ठीक है? तो आपके वेंचर में क्या होना चाहिए? यूनिकनेस होनी चाहिए। दूसरा, जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होगी ना, उतना अच्छा बिज़नेस चलेगा। कि आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए माइक खरीद के लाना है, कैमरा बढ़िया होना चाहिए। जितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करोगे, उतना बढ़िया बिज़नेस चलेगा। जैसे कैफ़े था, ठीक है? अब कैफ़े का रेंट भी देना है, डेकोरेशन के लिए 20,000 लगाने हैं, स्टॉक में रखने के लिए 30,000 का कुछ सामान चाहिए होगा, स्टाफ की सैलरी भी देनी है 10,000। तो जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगी, प्लानिंग बढ़िया होगी, हो सकता है आपका बिज़नेस उतना ही बढ़िया चले। नेक्स्ट है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या? आपके पास जितने भी रॉ मटेरियल है, वो अवेलेबल होने चाहिए टाइम पे। क्या आपका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल है? क्या आपकी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग है? जैसे कि आपकी कोई सैंडविच की शॉप है, ठीक है? अब आपको हर रोज़ ब्रेड चाहिए होगी, वेजिटेबल चाहिए होगी, चीज़ चाहिए होगी, सॉसेस चाहिए होंगे, तो आपका सप्लायर रोज़ आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट टाइम पर पहुँचा रहा है? क्या आप सैंडविच बना पा रहे हो? अगर ऐसा है, तो आपके चांसेस हैं आपका बिज़नेस स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर वहीं पर सैंडविच का सामान नहीं आ पा रहा, कस्टमर डिसअपॉइंट होंगे, लोगों को मिल नहीं पा रहा, ठीक है? तो ऐसे में अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो आपका बिज़नेस खतरे में जा सकता है। फिर आता है कस्टमर अवेलेबल होना। आपके बिज़नेस के लिए कस्टमर भी होने चाहिए जो उस चीज़ की डिमांड करने वाले हैं। सपोज़ कि आपने ना एक टूरिस्ट प्लेस पर एक कोचिंग खोल ली, वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं आते, तो ऐसे में क्या आपके बिज़नेस चलेगा? नहीं चलेगा। वहीं पर आप अगर कॉलेज के आस-पास कहीं कोचिंग सेंटर खोलोगे, तो ऐसे एरिया में स्टूडेंट्स की जो डिमांड होगी ज़्यादा होगी और आपके बिज़नेस चलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो कस्टमर भी अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सेल। ग्रोथ ऑफ सेल मतलब कि ये देखकर चलना कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आप चीज़ ला रहे हो, उसकी डिमांड फ्यूचर में भी हो, तभी आपका बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक ग्रो कर सकता है। अगर आपका ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रहा है, तो आपका बिज़नेस आगे चल के आपको लंबी ग्रोथ दे सकता है। जैसे आजकल अभी मैंने बताया था कि मोबाइल फ़ोन पे सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, शॉपिंग हो गया, पेमेंट हो गई, तो कुछ ऐसा लॉन्च करो ना, कुछ ऐसा बनाओ जो आगे भी लोगों को काम आए। जितना उसका फ्यूचर सक्सेस होगे, उतना आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि आपके नए वेंचर की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करने वाले थे। ये पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हो और नेगेटिव तरीके से भी। अब बात करते हैं मार्केट सर्वे की। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मार्केट में जाना है, अच्छे से रिसर्च करनी है, पूरे मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट में क्या-क्या चल रहा है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उसकी क्या चॉइस एंड प्रेफरेंस है, कौन सी इनकम वाले लोग, कौन से एज वाले ग्रुप के लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, उनके क्या-क्या फीडबैक है, क्या प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ये सारे डेटा को कलेक्ट करना ही तो मार्केट सर्वे कहलाता है, ठीक है? इसमें समझा जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही मार्केट सर्वे कहलाता है। मार्केट में जाके रिसर्च करना, पूरी मार्केट को समझना, ठीक है? यही होता है मार्केट सर्वे। अब इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? अगर हम मार्केट सर्वे करते हैं या कोई भी पर्सन मार्केट सर्वे कर रहा है, तो उसका सबसे पहला फ़ायदा होता है कि डिमांड और सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग हो पाती है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड चल रही है, लोग क्या चाहते हैं, फ्यूचर में क्या चाहेंगे, कितना डिमांड है, कितना प्राइस पर लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, कॉम्पिटिशन कैसा है और क्या बिक सकता है और कितना बिक सकता है। ये सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं मार्केट सर्वे करने के बाद, ठीक है? तो अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमें मार्केट सर्वे से पता चल पाती है और इस चीज़ को हम फिर सुधार भी सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। अगर सप्लाई कम है मार्केट में, तो और प्रोडक्ट बना के उसे बेच सकते हैं, ठीक है? दूसरा फ़ायदा होता है मार्केटिंग प्लान बेटर होना। देखो, अगर हम जब कस्टमर को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, मार्केट में जाके सर्वे करेंगे और पता लगेगा कि हमारी राइट टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है? डेटा से हमें क्लियर हो पाएगा, तो हम उतना ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान बना पाएंगे जिस पे बिज़नेस टिकेगा। मतलब बिज़नेस की सक्सेस किस पे टिकेगी? स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान पे। जितना बढ़िया प्लान होगा, जितना बढ़िया प्रोडक्ट डिलीवर होगा, उतना बढ़िया हम सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? तीसरा है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस एंड नीड को समझ पाएंगे। मार्केट सर्वे से हम कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जैसे कि NPS नेट प्रमोटर स्कोर या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर। इन सारे टूल्स की मदद से हम समझ पाएंगे कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, प्रोडक्ट के साथ खुश है या नहीं, ठीक है? ये सारी चीज़ों को, एक्सपेक्टेशन को समझ के और चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि लोगों की क्या ज़रूरत है, इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत है या नहीं, कुछ फीचर्स को बदलने की ज़रूरत है नहीं। सर्वे से बहुत सारे लोगों से फीडबैक लेंगे, फीडबैक से हमें पता लग जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, फीडबैक से हमें पता लगेगा क्या हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ पाएगी और हम हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़िया वे में, बेहतर वर्जन में बना पाएंगे और लॉन्च कर पाएंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं मार्केट सर्वे के। अब बात करते हैं मार्केट रिसर्च के बारे में। देखो, मार्केट रिसर्च ना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप किया गया सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है?
मार्केट में जाना, मार्केट, कस्टमर, कंपटीटर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना, ताकि बिजनेस जो है वो सही डिसीजन ले सके, उसको ही बोलते हैं मार्केट रिसर्च करना। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, मार्केट में जाया जाएगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, कौन से वाले ग्रुप के लोग हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है, कौन से वाले स्टेट में ज़्यादा बिक्री होती है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, उसमें स्टडी करेंगे क्या फैक्ट है, क्या डेटा है, फिर उसमें से फिर हम इंटरप्रिटिंग मतलब कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे, सही मीनिंग निकाल पाएंगे कि अगर सेल गिर रही है तो क्यों गिर रही है, या फिर सेल बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, मार्केट रिसर्च से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब मार्केट रिसर्च के अंदर क्या क्या आता है कि हम उसके अंदर वहाँ पे जाकर क्या क्या समझ पाते हैं, कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ पाते हैं कि हमारा कस्टमर कैसा है, उसकी एज क्या है, उसका इनकम क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, उसकी नीड क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है, मतलब वो कौन सी चीज़ों पर स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता है, वो नेसेसरी आइटम खरीदता है या लग्जरियस आइटम खरीदता है, लोकेशन क्या है, कौन सी जगह से सामान ज़्यादा खरीदा जाता है, कौन सी जगह से कौन सा प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाते हैं और फिर बेटर मार्केटिंग प्लान बना पाते हैं। अब कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो कि मार्केट रिसर्च करते वक्त हमें करने पड़ते हैं। मैंने बताया ना, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मार्केट रिसर्च करनी है, सपोज़ कि आपको ही मार्केट रिसर्च करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस क्लियर होने चाहिए। इस स्टेप में ये डिसाइड किया जाता है कि हमें किस चीज़ की रिसर्च करनी है और क्यों करनी है, और रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज करो कि आप ना एक चॉकलेट का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा मार्केट में जाकर कि कौन से फ्लेवर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, कौन से प्राइस कस्टमर को सही लगते हैं, कौन सी चॉकलेट लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं ना, तो आपको एक डायरेक्शन मिल पाती है। आप वरना तो विदाउट ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च होती है ना, वो डायरेक्शन लेस हो जाती है। ठीक है, दूसरे में हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, पब्लिश करी जा चुकी है मार्केट में कि लोगों को कौन सी चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है, ये बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल ने कवर किया होगा, या कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ने कवर किया होगा, गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्टर ने कवर किया होगा, या फिर इंटरनेट पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, वहाँ से चीज़ों को गैदर करना, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। अब हमारा चॉकलेट का बिजनेस हम शुरू करना चाहते थे, तो पहले से जो डेटा मौजूद था कि इंडिया में चॉकलेट मार्केट का साइज़ क्या है, कौन सा ब्रांड टॉप पर है, कौन सा फ्लेवर मार्केट में हिट है, कौन से प्राइस रेंज को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी डेटा मतलब जो फ्रेश डेटा होता है, जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो हम खुद जाकर करते हैं अपने स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए, स्पेशली अपने बिजनेस के लिए जो हम कलेक्ट करते हैं ना इन्फॉर्मेशन मार्केट में जाके, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो अभी हम मार्केट में जाएंगे, सर्वे करेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, फीडबैक फॉर्म भरवाएंगे, या सोशल मीडिया पोल कंडक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने एरिया में लोगों से पूछ सकते हैं कौन सा चॉकलेट फ्लेवर आपको पसंद है, कितने प्राइस में आप खरीदने को रेडी हो जाते हो, ठीक है, आपको बिग बाजार पसंद है या स्मॉल बाजार पसंद है, आपको शुगर फ्री चॉकलेट चाहिए होती है, नॉर्मल चाहिए होती है। ये सारा फ्रेश डेटा के अंदर आएगा जो हम मार्केट में जाके कलेक्ट करेंगे। फिर हम जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया ना, नेक्स्ट स्टेप में उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, एग्जामिन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, कंपेयर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, अलग अलग कंपैरिजन प्लान निकालेंगे कि सेकेंडरी में देखा था हमने कौन सी चॉकलेट ज़्यादा बिक रही थी, हमने खुद से जो डेटा कलेक्ट किया उसमें देखेंगे सारी चीज़ों को, पैटर्न क्या है, फ्लेवर कौन से फ्लेवर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, लोगों ने किस प्राइस पे लोगों चॉकलेट को खरीद रखा है, कंपटीशन कैसा है, यहाँ पे सब चीज़ एग्जामिन कर लेंगे। उसके बाद जब सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली कि 30% जो लोग हैं वो डार्क चॉकलेट खा रहे हैं, 10% वाइट चॉकलेट खा रहे हैं, 60% मिल्क चॉकलेट खा रहे हैं, तो हमने डिसाइड कर लेंगे यहाँ पे लास्ट वाले स्टेप में इंटरप्रिटेशन कर देंगे, कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करके सही मीनिंग निकालेंगे इन सारे डेटा में से और रिपोर्टिंग कर देंगे। कहने का मतलब हम सारी चीज़ों को समझते हुए कंक्लूजन निकाल दिया और अपना डिसीजन ले लिया। अब हम रिपोर्ट भी तैयार कर देंगे, नोट्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि लोगों को ना अच्छा मिल्क चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है, उसकी डिमांड ना मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, और ये वाले एरिया में चॉकलेट लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, और 20 से 30 रुपए की जो चॉकलेट होती है वो सबसे ज़्यादा बिकती है। तो ये सारे स्टेप फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं और लास्ट में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्टेप्स किसके, मार्केट रिसर्च के। अब बात करते हैं कि कैसे
कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक मार्केटिंग प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तो ये समझो मार्केटिंग प्लान क्या होता है। मार्केटिंग प्लान का मतलब जब बिज़नेस ये डिसाइड करता है कि उसे अपना प्रोडक्ट कैसे मार्केट में बेचना है, प्रोडक्ट को वो कैसे प्रमोट करेगा, क्या बाय वन गेट वन देगा या सैम्पलिंग करेगा, किसको बेचेगा, कितने बजट होगा, कौन-कौन सी एक्टिविटी करके वो सेल करने वाला है। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग प्लान के अंदर आती है। अब ये मार्केटिंग प्लान कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन-कौन से स्टेप्स आते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है मार्केटिंग प्लान को बनाने के लिए अपने बिजनेस की सिचुएशन को डिफाइन करो। सपोज करो ना, आप एक एग्जांपल लो कि आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कोल्ड कॉफ़ी का मार्केट के अंदर। तो अब आप क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या मार्केटिंग प्लान बनाने वाले हो, तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले ना बिजनेस की प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जाएगा कि बाहर देखा जाएगा बिजनेस कैसे चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर चाह क्या रहा है, क्या कॉफ़ी की डिमांड हाई है, कॉम्पिटिटर हमारे स्ट्रॉन्ग है। हमने ये बिजनेस की सिचुएशन को देख लिया। हम कॉफ़ी तो बेचना चाहते हैं, डिमांड भी बहुत हाई है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर ली। उसके बाद हम हमारी टारगेट मार्केट ढूंढेंगे कि हमें प्रोडक्ट किस लोगों के लिए बेचना है, किसको बेचना है। मतलब जितने भी प्रोफेशनल वर्कर्स हैं ना, जो थक जाते हैं, जैसे 15 से 30 ईयर के लोग हैं ना, उनको हम टारगेट करने वाले हैं। ये हमारी टारगेट मार्केट होने वाली है। ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट देखते हैं। इसका मतलब हम ये देखेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे हम कोल्ड कॉफ़ी बेचना चाहते हैं, तो चलो उसका जो टेस्ट है ना, वो हम बहुत यूनिक रखने वाले हैं। हमारी वीकनेस क्या है कि हमारा बिजनेस अभी नया है, नई ब्रांड है, तो हो सकता है वो चले ना चले। ठीक है, ये हमारी वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटी का मतलब हमने ये देखा अभी समर सीजन चल रहा है, लोग थक भी जाते हैं काम करने के बाद, तो क्यों ना उनको एक बढ़िया यूनिक टेस्ट वाली कोल्ड कॉफ़ी दी जाए। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी हो गई। थ्रेड का मतलब क्या चैलेंजेस, क्या चीज़ें आने वाली है हमारे सामने। तो थ्रेड मतलब कौन कौन से खतरे हैं हमें। कंपटीशन बहुत हाई है, तो ऐसे में जो बिग ब्रांड है ना हमारे लिए, वो खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद जब हमने ये सारी चीज़ों को कंसिडर कर लिया, फिर हम हमारे गोल को और ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे कि एक महीने के अंदर हमें कितनी मशीनरी लानी है। 6 मशीन्स लानी है, 50 बॉटल्स बनानी है और उसकी सेल करनी है। तो हम यहाँ पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम हमारे लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और एक्शन प्रोग्राम बनाएंगे कि हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है और क्या क्या एक्शन लेने हैं। तो हो सकता है हमें प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है। या तो इंस्टाग्राम एड चला सकते हैं, कॉलेज से प्रमोशन करवा सकते हैं, डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ और एक्शन प्रोग्राम हमने बना लिए कि हम डिस्काउंट देने वाले हैं, कॉलेज प्रमोशन करने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमने बना ली। उसके बाद अब हम ये तय करेंगे हमारा मॉडल कौन सा होने वाला है। मतलब कि हमारा जो बिज़नेस है वो कस्टमर को सेल करेगा या फिर बिज़नेस टू बिज़नेस करेगा। मतलब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को करेगा। हम हमारी कॉफ़ी की जो बॉटल्स हैं वो छोटी छोटी शॉप्स में दे आएँ। ठीक है, छोटे छोटे कैफ़ों में दे आएँ। तो हम बिज़नेस टू बिज़नेस डील करने वाले हैं, बिज़नेस टू कंज्यूमर करने वाले हैं। ये सारी स्ट्रैटेजी हम बना लेंगे। उसके बाद हम हमारी स्ट्रैटेजी का बजट बनाएंगे। ठीक है, कि आखिर इन सब में कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो हमने बजट बना लिया, हम 10 लाख रुपए मार्केटिंग के ऊपर खर्च करने वाले हैं। उसके बाद ये जब सारी स्ट्रैटेजीज़ बन गई, सारी प्लानिंग होगी, अब हम इन प्लान को ना इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जो प्लान बनाया है अब उसको रियलिटी में अप्लाई करेंगे। यानी कि एक्चुअल मार्केटिंग अब कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब हमने इन्फ्लुएंसर्स को कॉफ़ी दे दी, वो प्रमोशन करेंगे, कॉलेज में स्टॉल लगा दिया। ठीक है, एक्चुअल इम्प्लीमेंट हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब हम देखेंगे हमारी सेल कितनी हो रही है, क्या सेल्स बढ़ रही है, कस्टमर के क्या फीडबैक गुड्स हैं। यहाँ से हम इवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे कि फीडबैक मिल क्या रहा है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं किसमें, एक मार्केटिंग प्लान को प्रिपेयर करने में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है रूरल मार्केट रिसर्च। अभी हम समझ क्या है, मार्केट में जाके सिस्टमैटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, ही मार्केट रिसर्च कहलाती है। अब यही सारी चीज़ें जब रूरल एरिया में की जाती है, रूरल एरिया में जाके मार्केट के बारे में जानना, समझना, वहाँ से डेटा को कलेक्ट करना, फिर वो डेटा को स्टडी करना, फिर उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना, उसे बोलते हैं रूरल मार्केट रिसर्च। ठीक है, यही कहलाती है रूरल मार्केट रिसर्च। लेकिन अब बात करने वाले हैं हम कि रूरल मार्केट जो है उसके क्या फीचर हैं, वो कैसी मार्केट है। तो सबसे पहला आता है जो रूरल मार्केट है ना, वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो है। मतलब रूरल एरिया में ज़्यादा लोगों की इनकम नहीं होती।
कम होती है, उनके पास उतने पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए, तो ऐसे में जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ वही खरीदते हैं, चावल, आटा, तेल। लग्ज़रियस आइटम पर पैसा लगाना पसंद ही नहीं करते, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो है। दूसरा, लार्ज, डाइवर्स एंड स्कैटर्ड मार्केट, मतलब कि ना वो लार्ज तो है, बड़ी तो है, लेकिन डाइवर्स भी है और दूर दूर तक फैली हुई है। मतलब रूरल मार्केट बहुत बड़ा होता है, पर विलेज जो होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस उनमें बहुत दूर दूर होते हैं, तो हर विलेज तक पहुंचना ना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से वहाँ के रोड भी वीक होते हैं, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड होता है, और विलेज के बीच में डिस्टेंस भी इतना होता है। तो वो कैसी मार्केट है? लार्ज भी है, डाइवर्स भी है और स्कैटर्ड भी है। तीसरा, जो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनका मेन इनकम का सोर्स होता है एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। ज़्यादातर रूरल लोगों की जो इनकम है वो फार्मिंग से ही आती है। सीजन वाइज जो चेंज होती रहती है, अच्छी फसल होगी तो ज़्यादा खरीदारी होगी, बारिश फसल ख़राब हो गई तो कम खरीदारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी पुअर होता है। वहाँ पे सही पक्के रोड नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी वीक होती है, इंटरनेट कम्युनिकेशन पुअर होता है, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती। तो ऐसी होती है रूरल मार्केट। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों में। अगर हम अर्बन मार्केट रिसर्च कर रहे हैं और रूरल मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं अर्बन एरिया में, तो वहाँ के लोग ना पढ़े लिखे होते हैं, ब्रांड के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो ऐसे में ना वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं रूरल मार्केट के बारे में बात करूँ, अगर रूरल मार्केट में रिसर्च करने जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सेमी और इलिटरेट होते हैं, जिसकी वजह से सही से रिप्लाई नहीं कर पाते। तो ऐसे में ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप के थ्रू वो रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं। आप खुद ही इमेजिन करके देखो, गाँव में पूरा ग्रुप आ गया, वही आंसर दे रहा है, अच्छा अच्छा ये इनकम है, ये डेटा है, तो वो ग्रुप रिस्पॉन्ड करते हैं और यहाँ पे इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड दिया जाता है। फिर यहाँ के जो लोग होते हैं, अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं ना, वो ना रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, वो सर्वे में शामिल होना भी चाहते हैं, वो फीडबैक भी देना चाहते हैं, बट उनके पास आज में टाइम ही नहीं है। अर्बन एरिया में टाइम का प्रेशर बहुत है, वो अपने कामों में भाग दौड़ में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए वो टाइम नहीं दे पाते, पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनिशियली पहले तो वो हेजिटेट करेंगे। ठीक है, उन्हें शर्म भी आती है, बोल भी नहीं पाते, वो समझते हैं कि पता नहीं ये लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन सा डेटा लेकर जाएंगे, ये सारी पहले तो हेजिटेट होते हैं। उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर वो रिप्लाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे ना लोग ना रिप्लाई दे दे के थक गए होते हैं, तो उन पे ना थकान भी होती है। लेकिन यहाँ पर पहुँचना, अर्बन एरिया में रिसर्च करना, अलग अलग जगह पे पहुँच के रिसर्च करना बहुत आसान सा होता है, लेकिन गाँव में टफ होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना दूर दूर तक फैले होते हैं गांव। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत होता है, तो जोग्राफिकल दिक्कत आती है और साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब वो समझ नहीं पाते, वो डर महसूस करते हैं, अनजान व्यक्ति है, पता नहीं कैसा डेटा ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल बैरियर आते हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी डेटा के सोर्सेज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे मिडल मैन भी है, एक्सपर्ट भी है, कंज्यूमर्स भी है, सेल फोर्स भी है, इन सब से सजेशन ले सकते हैं, मतलब फीडबैक ले सकते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, ये सब जान सकते हैं। वहीं पर जो विलेज वाला एरिया होता है वहाँ पे मार्केट लिंकेज स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे हमने बात करी थी कि वहाँ पर होलसेलर, रिटेलर, इन सब की चेन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड सोर्स होता है डेटा को कलेक्ट करने का। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बिजनेस प्लान के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देख के ही समझ में आ रहा है, बिजनेस प्लान का मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा रोड मैप जिसके अंदर बिजनेस की पूरी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, 30 से 40 पन्नों का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस के बारे में हर एक चीज़ लिखी होती है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा होता है बिजनेस का, फिर उसके बारे में बिजनेस क्या क्या करता है, कौन कौन से गोल हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी है, उसका मार्केट क्या है, उसके कस्टमर्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो कैसे प्रोसेस करता है अपनी चीज़ों को, मशीनरी क्या क्या है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, ठीक है, वो अपने आप में क्या गोल रखता है, कहाँ तक पहुँचना चाहता है, हर एक चीज़, मतलब बिजनेस की पूरी कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एक ऐसी गाइड बुक है जिसमें बिजनेस की पूरी कहानी है, उसके गोल, स्ट्रैटेजी, मार्केट, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सब कुछ है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि इसे बनाया ही क्यों गया? तो इसको ना बहुत सारे लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। सबसे पहले इन्वेस्टर्स। अगर कोई भी इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है तो उसके पास कुछ ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए जिससे वो समझ जाए कि बिजनेस सही है, सही डायरेक्शन में है और आगे चल के प्रॉफिट दे सकता है। तो इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखेगा? अगर वो हमारे बिजनेस का बिजनेस प्लान पढ़ेगा ना, तो उसे समझ में आ पाएगा कि हमारा आइडिया कितना स्ट्रांग है और हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या हैं। उसके हिसाब से वो अपना फैसला ले सकता है कि हमारे बिजनेस में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं।
ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर के लिए भी ये ज़रूरी होता है बिजनेस प्लान, क्योंकि उससे एक डायरेक्शन मिल जाती है, उससे ना एक डायरेक्शन मिल जाती है बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए। जैसे उसे पता लग जाता है, अगर वो गोल सेट करके लिख लेता है, डॉक्यूमेंट तैयार है, तो हमें पता होता है कि हमें मशीनरी कहाँ से मंगवानी है, हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है, हमारे कितने कितने गोल्स होने वाले हैं। जैसे इस महीने हमने 100 की सेल करी थी, तो अब हमारे प्लान में लिखा हुआ है कि हमें अगले साल तक इतना ज़्यादा और सेल करनी है। तो ये सारी डायरेक्शन एक एंटरप्रेन्योर को मिल जाती है। साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें भी ना क्लियर हो जाता है कि बिजनेस का चाहता क्या है, बिजनेस का गोल क्या है। और पार्टनर्स भी जो होते हैं ना बिजनेस के, उन्हें भी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि बिजनेस क्या करना चाहता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए और प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है, जो कि 30 से 40 पन्नों का होता है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि फ्यूचर में गोल क्या क्या है, उसे कैसे अचीव करना है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, मैनेज करने में, ये सब चीज़ों में मदद करता है। इसके अंदर साथ ही साथ ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कवर करता है कि बिजनेस के मार्केट क्या है। ठीक है, कौन कौन से कस्टमर को वो टारगेट कर रहा है, कितने मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में लिखी होती है। और साथ ही में इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में भी लिखा होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, उसने फाइनेंस कहाँ से उठाया है, उसके पास कितने स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में लिखी होती है। अब देखो बिजनेस प्लान के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला क्लियर डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला फीचर है क्लियर डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब बिजनेस का पर्पस, उसका नेचर, उसका प्रोडक्ट, उसकी सर्विस, उसका टारगेट कस्टमर क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है। किसके अंदर? बिजनेस प्लान के अंदर। बिजनेस क्या करता है, क्या बनाता है, क्या बेचता है, कौन से कस्टमर को टारगेट करता है, क्या यूनिक वैल्यू देता है, ये सारी नॉलेज डिटेल में बिजनेस प्लान में लिखी हुई है। फिर आता है मार्केट फोकस। मार्केट फोकस का मतलब कि बिजनेस कौन से मार्केट को सर्व कर रहा है, किस मार्केट को सर्व कर रहा है, उसके टारगेट कस्टमर कौन से हैं और उनकी क्या नीड है, उसके मार्केट का साइज क्या है और मार्केट ट्रेंड फॉलो करता है या नहीं करता, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सारी चीजें उसके बिजनेस प्लान में लिखी होती हैं। नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक डेटा। रियलिस्टिक डेटा का मतलब बिजनेस प्लान में जो भी नंबर्स की फॉर्म में लिखा गया है ना, कि उसकी कितनी कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना आने वाला है, कितनी सेल हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, मार्केट का साइज क्या है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल होता है, क्योंकि इससे हमें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है अपने बिजनेस की तरफ। इसलिए हम कुछ भी झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं छाप सकते। इसमें रियल फाइनेंशियल एस्टिमेट्स लिखे होते हैं, रियल कस्टमर नंबर लिखा होता है, रियल प्राइस प्लानिंग लिखी होती है और इक्विपमेंट की क्या कॉस्ट है रियल लिखी होती है। ये सारी इसमें जो डेटा होता है वो रियलिस्टिक होता है। इसमें क्लियर स्ट्रैटेजीज होती हैं। क्लियर स्ट्रैटेजीज का मतलब जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, जितनी भी प्राइस से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज हैं, जितनी भी प्रमोशन आइडिया है कि बाय वन गेट वन देना है, प्रीमियम देना है, कूपन देना है, या सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, हमारे ग्रोथ प्लान्स क्या है, सेल्स प्लान क्या है, कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी क्लियरली एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है, फिर आता है डिस्टिंक्टिव फीचर। इसका मतलब कि बिजनेस क्या यूनिक चीज़ दे रहा है, उसकी यूनिकनेस क्या है, उसकी यूनिकनेस क्लियरली डिफाइन की गई होती है, तभी तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा कि बिजनेस में आखिर यूनिक चीज़ क्या है। ठीक है, उसके स्पेशल प्रोडक्ट या क्वालिटी में कोई डिफरेंस है, या कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया आ रहा है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहा है वो बढ़िया है, एकदम वो एकदम यूनिक है। तो ऐसा यूनिक फीचर क्या है, वो सारी यूनिकनेस के बारे में इसमें लिखा होता है। फिर लास्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि बिजनेस प्रॉफिट कैसे बना रहा है, काम कैसे कर रहा है, उसके प्लान प्रैक्टिकल है भी या नहीं, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, कब तक प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें रियल में वर्क कर भी रही हैं जो उसने प्लान बना रखा है, उसकी कॉस्ट इनकम रियलिस्टिक है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान के अंदर लिखी होती है। अब देखो ये बिजनेस प्लान बनाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि फेलियर से हम बच सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी बढ़िया प्लानिंग कर ली है, बिजनेस प्लान तैयार कर लिया है, जिससे मिस्टेक के जो चांसेस है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें हम ये भी लिखते हैं ना कि हमारे आगे चल के कॉम्पिटिटर क्या क्या है, खतरे क्या हो सकते हैं, उन सब के रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, जिससे जो मिस्टेक्स होती है वो कम हो जाती है। अगर हमारे पास कल को कोई सप्लायर की दिक्कत आती है तो ऑलरेडी हमने बैकअप प्लान्स बना रखे हैं, दूसरे ऑल्टरनेटिव हमने रेडी कर रखे हैं, तो इससे जो सक्सेस का चांस होता है ना वो बढ़ जाता है और फेलियर का चांस कम हो जाता है। तो ये पहला फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब जब हम प्लान्स बनाते हैं तो हम उसमें से एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे एक रिया नाम की लड़की थी, उसने प्लानिंग करी और उसे समझ में आया, उसका बेकरी का बिजनेस था, उसे समझ में आ गया कि उसके एरिया में ना शुगर फ्री केक्स भी मिल रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी दुकान पर शुगर फ्री केक निकालूं। तो वहाँ से उसने
अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया जब उसने प्लानिंग करी बिजनेस प्लान बनाते वक्त, तो ये हमें आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव क्लेरिफाई हो जाते हैं, मतलब क्लियर हो जाते हैं, हमें पता होता है कि बिजनेस के क्या मिशन है, क्या गोल है, और उससे रिगार्डिंग हम डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, एक बिजनेस को डायरेक्शन मिल जाती है, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है, और टीम को पता लग जाता है कि उसे क्या अचीव करना है। नेक्स्ट है हेल्प रेज फाइनेंस। देखो, बिजनेस प्लान सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके और वो फंड रेज कर सके अपने बिजनेस के लिए। इसलिए जितना बढ़िया और स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होता है, उतना ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो हमें फंड देते हैं। नेक्स्ट है हम फाइनेंस भी रेस कर पाते हैं। हमने बिजनेस प्लान बनाया ही इसलिए था ताकि हम इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। जितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होता है, उतना इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है हमारे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। बैंक को भी प्रूफ मिल जाता है कि हाँ, इनका जो आइडिया है वो सही है। वेंचर कैपिटलिस्ट भी ना बिजनेस प्लान को पढ़कर अपना पैसा हमारी कंपनी के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट है कि हमें ग्रोथ में भी फ़ायदा मिल जाता है। हम नई मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बिजनेस प्लान से हमें पता लग जाता है कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उसको आइडेंटिफाई करके हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं किसके, बिजनेस प्लान के। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट के बारे में, मतलब ऐसे लोग जिनको मद्देनजर रखते हुए हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं, जो हमारे बिजनेस प्लान के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे बिजनेस प्लान में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं? तो सबसे पहला एम्प्लॉय क्या करता है, जो भी प्रोडक्शन से डेटा आएगा वो देगा, हमें सेल्स रिपोर्ट देगा। ठीक है, और कस्टमर से जितना भी फीडबैक आएगा उससे ही हमें एम्प्लॉय से ही पता लगेगा। इन्वेस्टर हमारे बिजनेस प्लान को पढ़ के इंटरेस्टेड होता है हमारे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। वो ये चेक करता है कि आपके बिजनेस में कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट है। इसको मद्देनजर रखते हुए भी हमें प्लान बनाना पड़ता है। फिर बैंकर, अगर हमें लोन अप्रूव करवाना है तो वो पहले क्या पढ़ेगा, बिजनेस प्लान पढ़ेगा, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं जो कि ग्रोइंग बिजनेस में पैसा लगाती हैं। और वो कैसे लगाती हैं, पहले उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस प्लान पढ़ना। वो देखती हैं आपका क्या बिजनेस प्लान है। फिर आते हैं सप्लायर्स, जितना भी रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन होती है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, अवेलेबिलिटी क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है, वो सप्लायर से पता लगता है। ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं कहाँ पर, बिजनेस प्लान में। फिर आते हैं हमारे कस्टमर की नीड बिजनेस प्लान का बेस होती है। अगर उनकी डिमांड ही नहीं पता होगी तो हम बिजनेस प्लान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बिजनेस प्लान में ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। कस्टमर की क्या नीड है, हमारा क्या मार्केट है, हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान के अंदर आते हैं। फिर आते हैं कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र, जो हमारे बिजनेस को एडवाइज करने का काम करते हैं। वो हेल्प करते हैं हमारी मार्केट रिसर्च के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर और स्ट्रैटेजी मेकिंग के अंदर। ठीक है, तो ये सारे लोगों को मद्देनजर रखते हुए हमें बिजनेस प्लान बनाना होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्या होता है, अभी तक हम पढ़ रहे थे बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट है, 30 से 40 पन्नों की एक किताब है। ठीक है, अब उसी किताब को मैं आपको खोल कर दिखाने वाली हूँ कि उस किताब के अंदर है क्या, वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, उसके अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पेज, इंट्रोडक्शन, जिस पे लिखा हुआ होता है कि बिजनेस जो है, बिजनेस का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसको चलाने वाला जो एंटरप्रेन्योर है वो कौन है, साथ ही में बिजनेस किस टाइप के नेचर का है, मतलब प्रोडक्ट बेचता है, सर्विसेज देता है। अगर प्रोडक्ट बेच रहा है तो किस टाइप के प्रोडक्ट के साथ डील करता है। और साथ में एक स्टेटमेंट दी गई होती है, एक रिपोर्ट दी गई होती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, मतलब ये जो इन्फो है ये कॉन्फिडेंशियल है या नहीं, उसकी रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये सारा इंट्रोडक्शन, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी पेज पर लिखी होती है, ताकि स्टार्टिंग में ना रीडर पढ़ते ही समझ जाए कि किस तरह का बिजनेस है, कौन कर रहा है, कौन सी लोकेशन पर है, वो एक ही नज़र में समझ जाए और उसे सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, और वो समझ सके कि आगे के 30 से 40 पेजेस उसको पढ़ने चाहिए या नहीं। तो यही बताता है इंट्रोडक्टरी पेज। फिर आता है एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, आई लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट में भी पूछ लेते हैं, तो इसको प्रिपेयर कर लेना, सुन लेना ध्यान से मैं क्या बता रही हूँ। देखो, अब बिजनेस प्लान के अंदर जितनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है एंड तक, उसकी सारी समरी 2 से 3 पन्नों में शुरुआत में ही लिखी जाती है, उसको ही बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, पूरे प्लान का समराइजेशन कर दिया जाता है 2 से 3 पन्नों में। इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके इतने डिटेल बिजनेस प्लान को पढ़ेगा। ठीक है, तो
उस केस में वो शुरुआत में ही 2 से 3 पन्नों की बिज़नेस समरी पढ़ता है, जिससे उसे बिज़नेस का आइडिया मिल जाता है कि कैसा बिज़नेस है, प्रोडक्ट क्या है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके क्या टारगेट कस्टमर है, उसका क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसके क्या फ्यूचर प्लान है। ये सारी चीज़ें उसे एक ही नज़र में समझ में आ जाती हैं, ठीक है? अब देखो ये ना फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 पन्ने में पूरे बिज़नेस की समरी लिखी गई होती है। जितनी समरी स्ट्रॉन्ग होगी ना, इन्वेस्टर उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, और जितनी समरी वीक होगी उसे पता लग जाएगा और वो इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, ठीक है? 2 मिनट में उसे आइडिया मिल जाता है कि मुझे बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस यही समरी को देखते हुए उसे समझ में आ जाता है कि उसे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है? अगर वो मुझे लगता है कि हाँ, बिज़नेस इंटरेस्टिंग है, उसे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो आगे बढ़ता है। आगे इंडस्ट्री की एनालिसिस होती है, मतलब इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। बिज़नेस हवा में तो चलता नहीं है, ठीक है? उसको सर्वाइव करना होता है रियल मार्केट के अंदर। तो ऐसे में उसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने कस्टमर हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ों की एनालिसिस बिजनेस प्लान के अंदर होती है, ठीक है? एनालिसिस कॉम्पिटिटर के बारे में पूरी नॉलेज होती है कि उसके बिजनेस के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे इन्वेस्टर है ना, वो ये देखेगा जिस इंडस्ट्री में तुम जा रहे हो क्या वो ग्रोइंग है या डाइंग है, कंपटीशन उसका कैसा है, मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन चेक करी जाएगी कि आप कौन से टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, मतलब किस एज ग्रुप के लोग आपके बिजनेस में इंक्लूडेड हैं, ठीक है? कौन से आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, इंटरेस्टेड है। इंडस्ट्री का प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ देखेंगे, मार्केट का क्या साइज़ है, ये सारी इंडस्ट्री के बारे में जितनी भी एनालिसिस होगी वो इसमें लिखी जाती है। फिर आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसमें बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बिजनेस की फुल कहानी लिखी है। यहाँ से इन्वेस्टर को ये दिखाई दे जाता है कि बिजनेस कितना यूनिक है, वो क्या यूनिक चीज़ सर्व कर रहा है। ये सिर्फ पेज इतना बताता है कि बिजनेस का एक्चुअल आइडिया है क्या, ये जनरल डिस्क्रिप्शन देता है उस पूरे बिजनेस का, ठीक है? आपकी यूनिकनेस के बारे में, आपकी प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में बताता है, बिजनेस के साइज़ के बारे में बताता है कि वो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। उसके इक्विपमेंट्स के बारे में बताता है कि ऑफिस इक्विपमेंट और मैन पावर रिक्वायरमेंट उस बिजनेस में कितनी है। जैसे साइज़ उसका 400 स्क्वायर फीट है, इक्विपमेंट में उसे एक फ्रिज चाहिए होगी क्योंकि वो ना कैफ़े चला रहा है, और एक जूस मशीन चाहिए होगी, और स्टाफ में उसे 3 कुक चाहिए और एक कैशियर चाहिए, और प्रोडक्ट में ना वो बिल्कुल ऑयल फ्री कुकिंग कर रहा है। तो ये सारी यूनिकनेस आपके बिजनेस के बारे में इसमें लिखी होती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में प्रोडक्शन के बारे में सब कुछ होता है। अब ना इन्वेस्टर आपके प्रोसेस को देखना चाहता है, आप देखना चाहता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके बारे में जानना चाहता है कि आप किस मशीन से बना रहे हो, आप कौन से इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो, आपका प्रोसेस क्या है, हाइजीनिक है भी या नहीं भी, और आपको कौन सा सप्लायर माल सप्लाई कर रहा है। ये सारा आता है प्रोडक्शन प्लान के अंदर, ठीक है? आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, मशीनरी क्या है, और आपके सप्लायर का नाम क्या है। फिर आता है ऑपरेशन प्लान, मतलब कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैसे ऑपरेट करते हो, बिजनेस को डेली बेसिस पर कैसे चलाते हो, कैसे टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हो। इसका मतलब कि आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या आपके पास बिलिंग मशीनें हैं, ऑनलाइन डिलीवरी ऐप है। फिर आपकी लोकेशन क्या है, क्या कोई कॉलेज के एरिया के पास आप कैफ़े चला रहे हो, तो आपके जो गुड एंड सर्विसेज का फ्लो है वो कैसा है। कंपनी के ऑपरेशन का डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है कि ये कंपनी इतने से इतने घंटे काम करती है और ऐसे ऐसे काम करती है। फिर आपके मार्केटिंग प्लान्स लिखे होते हैं। मार्केटिंग प्लान्स का मतलब कि बिजनेस को मार्केट में कैसे सेल करनी है, लोगों को कैसे पसंद करवाना है, लोग उसे कैसे खरीदे। तो आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे कर रहे हो, उस पर लेबलिंग कैसे कर रहे हो, ब्रांडिंग कैसे कर रहे हो, या फिर आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे प्रमोशन करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, सेलिंग करते हो, बाय वन गेट वन देते हो, या फिर सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हो, इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हो। आपके पूरे मार्केटिंग प्लान के बारे में उसमें लिखा होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लान कि आपको आपके बिजनेस के लिए कितने ह्यूमन की ज़रूरत है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, एचआर की क्या पॉलिसी होने वाली है, जॉब से रिलेटेड कितनी लीव वो ले सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में लिखा होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा होता है कि फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या है, क्या सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, या सोलो ओनर हो, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब वही हायरार्की लेवल पढ़ा था ना 12th में, हायरार्की लेवल कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, ये सारा रिलेशनशिप क्या है, मैनेजमेंट टीम किसके अंडर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें किस में लिखी गई होती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में लिखी गई होती है। फिर आता है असेसमेंट ऑफ रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब अब इसमें ये देखा जाएगा कि बिजनेस कितने रिस्क में है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि एंटरप्रेन्योर कितना स्मार्ट है, वो रिस्क को इग्नोर करता है या नहीं करता, अगर उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो क्या उसके पास बैकअप प्लान्स रेडी है, तो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम फेस करेगा बिजनेस फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। जैसे कि सपोज करो उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम और वीकनेसेस, जैसे कि डिमांड कम हो गई या फिर रॉ मटेरियल के अचानक से प्राइस बढ़ गए, स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें लिखी होती हैं। और साथ ही में उसके कंटीजेंसी प्लान भी लिखे होते हैं। जैसे कि सपोज करो आप कैफ़े चला रहे हो और आपको कल को प्राइस बढ़ जाते हैं वेजिटेबल के, तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव सप्लायर रेडी है? अगर कोई भी स्टाफ छोड़ देता है कल को, क्या आपके पास पार्ट टाइम वर्कर की लिस्ट है? अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या आपके पास ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल है? ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई होती है, ठीक है। ऑब्स्टेकल एंड रिस्क आपके बिजनेस के ऊपर कितनी है, कितनी प्रॉब्लम और कितने अनसर्टेन लॉसेस आ सकते हैं, वो सब कुछ इसमें होता है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। ये सिर्फ इतना सा बताता है कि कितना पैसा आपने लगाया है, कितना कमाओगे, कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, कितना बिजनेस लॉस करेगा, ठीक है। इन्वेस्टर अब ये देखना चाहता है कि क्या आप फाइनेंशियल कैपेबल हो या नहीं। और बैंक भी लोन तभी देती है जब आप फाइनेंशियल कैपेबल होते हो, आपके फाइनेंशियल प्लान स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। सेल कितनी होने वाली है, एक्सपेंस कितने होने वाले हैं, प्रॉफिट और लॉस कितना होने वाला है। फिर आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका मतलब कब तक बिजनेस करना पड़ेगा जहाँ से वो प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा, कब तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैश फ्लो प्रोजेक्शन। इसका मतलब अंदर कितना आ रहा है पैसा और बाहर कितना जा रहा है, मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो कितना हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। 2 लाख आ रहा है, आउटफ्लो 1,80,000 जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट 20,000 बच के आ रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। आपके सोर्स ऑफ फंड क्या है, मतलब आप पैसा मतलब उठा कहाँ से रहे हो, खुद की सेविंग लगा रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो या फैमिली इन्वेस्टमेंट है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। फिर आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा एविडेंस फाइल होता है लास्ट में। इसमें वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो बिजनेस प्लान को ना एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देती हैं। अब भाई वो तो कुछ भी मर्जी लिख सकता है ना इसके अंदर, इसलिए अपेंडिक्स लगाया जाता है ताकि ये पता सके ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, ठीक है। उसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस परमिशन लेटर होगा, रिकमेंडेशन लेटर होगा, फ्रेंची अप्रूवल होगा, ऐसे बहुत सारे लेटर लगा दिए जाते हैं। फिर मार्केट रिसर्च डेटा भी होता है कि आपने सर्वे के थ्रू कस्टमर से फीडबैक लिया है, मार्केट साइज रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें अटैच की जाती है। फिर आपके लीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि आपने शॉप रेंट एग्रीमेंट लगाया है, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी लगाया है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट भी लगाया है, ताकि ये पता लग जाए कि ये जो आपका प्रूफ है, ये जो आपका प्लान है ना, वो बिल्कुल सही है और रियल है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीआर, उसको पढ़ते हैं। डीपीआर मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है एक तरह की रिपोर्ट होने वाली है, किसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हो, जैसे आप कैफ़े खोलना चाहते हो या आइसक्रीम का प्लांट लगाना चाहते हो या फिर हनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट को, उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको हम डीपीआर बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक फाइनल डिटेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसे ही बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्या होता है, एक फाइनल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर सब कुछ होता है, वो भी डिटेल वे में, ठीक है। जब हम 3 तरह की स्टडी कर लेते हैं ना, फिजिबिलिटी स्टडी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाला है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। जब हम 3 तरह की स्टडी कर लेते हैं ना, उसके बाद ही हम डीपीआर बनाते हैं, ठीक है। डीपीआर बनाने से हमें प्रोजेक्ट को क्लियरली समझने में मदद मिल जाती है। जितने भी बैंक हैं, इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है, तभी लोन देगी जब उन्हें डीपीआर मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ की तरह काम करता है कि आपका आइडिया जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है, वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता। बिना डीपीआर के लोन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। डीपीआर से ना हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये मार्केट रिस्क कितना कैरी करता है, कॉम्पिटिशन रिस्क कितना कैरी करता है, फाइनेंशियल रिस्क कितना कैरी करता है। डीपीआर को तभी बनाया जाता है जब 3 तरह की स्टडी की जाती है, उसके बाद ही हम डीपीआर प्रिपेयर करते हैं। डीपीआर में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, जिसमें से ये दे रखी हैं, कुछ आती हैं
हैं टेक्निकल चीज़ें, उस प्रोजेक्ट की टेक्निकल नॉलेज जो है, मतलब उस प्रोजेक्ट में, उस बिज़नेस में कितनी मशीन्स लगने वाली है, टेक्नोलॉजी लगने वाली है, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर करता है। फिर आता है फाइनेंशियल, मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा कितने लगने वाला है, कॉस्ट क्या रहने वाली है, रेवेन्यू कितनी जनरेट होने वाली है, प्रॉफिट क्या होने वाला है, ये हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखते हैं। फिर हम मार्केटिंग से रिलेटेड, मतलब मार्केट में कितनी डिमांड होने वाली है, कॉम्पिटिटर क्या क्या होने वाले, कस्टमर क्या क्या होने वाले हैं, ये हमें मार्केटिंग से पता लगता है। फिर आता है इसमें मैनेजमेंट वाला एरिया, जिसमें हम टीम के बारे में, स्टाफ के बारे में, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानते हैं। फिर आता है इसका सोशल एरिया, सोशल मतलब सोसाइटी को इस प्रोजेक्ट से, इस बिजनेस से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्या इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें डीपीआर के अंदर कवर होती है। अब डीपीआर में कौन से कंटेंट आता है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैंक को ना ये समझना होता है कि जो पर्सन है, जो प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है, क्या प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है या नहीं, क्या वो पर्सन ट्रस्टवर्दी, कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड है या नहीं। इसलिए डीपीआर में सबसे पहले जनरल सी इन्फॉर्मेशन होती है, एंटरप्रेन्योर के बारे में होता है, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, क्या उसने पास्ट में कुछ अचीव किया है, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बैंक और इन्वेस्टर को समझनी होती है। तो सबसे पहले जनरल सी इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा, फिर प्रोजेक्ट के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन होता है। मतलब इस पार्ट में ना प्रोजेक्ट का बेसिक आइडिया दिया गया होता है, बिजनेस क्या करने वाला है और किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाला है। इसमें बताया गया होता है कि इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है इंडस्ट्री की, और बिजनेस क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। मतलब कि रॉ मटेरियल से, जैसे हनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोल रहे थे, तो रॉ मटेरियल को प्योरीफाई करके प्रीमियम पैकेजिंग के साथ अच्छा हनी दे रहा है, तो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि वो 100% ऑर्गेनिक फॉरेस्ट हनी ही है और फ्लेवर हनी है, तुलसी, जिंजर, लेमन वाला हनी है। तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है। फिर प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखी होती हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल का मतलब इसमें पूरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन कवर होती है। बिजनेस कहाँ होने वाला है, कैसे चलने वाला है, कौन मैनेज करने वाला है, इसमें प्रमोटर्स हो गए, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गई, फैक्ट्री की लोकेशन हो गई, किस टाइप की एक्टिविटी वो करने वाले हैं, प्लांट मशीनरी हो गई, फिक्स्ड एसेट कौन कौन से होने वाले हैं। और स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो मंथली क्या प्रोडक्शन करने वाला है, सेल्स चैनल क्या होने वाला है, कितने प्राइस पर बेचने वाला है। ये सारी डिटेल किस में दी गई होती है, प्रोडक्ट डिटेल्स में दी गई होती है। ये सारी चीज़ें हमें बता देती है कि प्रमोटर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से टाइप की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। प्लांट और मशीनरी में हमें हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मशीन लानी पड़ेगी, लार्ज फिल्टर्स लाने पड़ेंगे, बोतलिंग मशीनें लानी पड़ेंगी, लेबलिंग मशीनें लानी पड़ेंगी। और फिक्स्ड एसेट में हमें बिल्डिंग चाहिए होगी, फर्नीचर चाहिए होगा, स्टोरेज रूम चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगी। तो बैंकों को ना ये वाले पार्ट से इतना समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्ट का सेटअप कैसा होने वाला है। फिर बैंक को चाहिए होती है रॉ मटेरियल की डिटेल्स। ठीक है, प्रोजेक्ट में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगने वाले हैं, उनका क्या सोर्स होने वाला है, अवेलेबिलिटी कैसी होने वाली है, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है। पहले तो ये देखा जाएगा वो अवेलेबल कहाँ से होंगे, कौन कौन सी जगहों से होंगे, क्या हम उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं, उसके क्या क्या सोर्सेज होंगे। ठीक है, सोर्सेज के लिए मतलब कहाँ कहाँ से वो हनी आएगा। ठीक है, फिर सप्लायर इन्फॉर्मेशन, जितना भी सप्लायर हैं उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, एनुअल में हमें कितना हनी चाहिए होगा, मतलब 1 लाख किलो पर ईयर चाहिए होगा, ग्लास बोतल हमें 2 लाख चाहिए होंगी। ठीक है, फिर हमारी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जो रॉ हनी है हमारे पास वो ट्रक से फैक्ट्री में लाया जाएगा और जितनी भी रेडी बोटल्स होंगी उसे कुरियर के थ्रू पार्टनर से शॉप तक पहुंचाया जाएगा। ये सारी डिटेल रॉ मटेरियल डिटेल्स में आती है। फिर आती है यूटिलिटी डिटेल्स। यूटिलिटी डिटेल्स में जितनी भी बेसिक सी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि पावर, फ्यूल, वाटर, चिल्ड वाटर, कंप्रेस्ड एयर, ये सारी चीज़ें आती हैं। बैंक को ये देखना होता है कि आपके पास यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो आपका प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, मशीनें कैसे चलेंगी। तो ऐसी सारी यूटिलिटीज़ आपके पास है ना, जो आपके प्रोडक्शन में मदद करने वाली हैं। क्या आपके पास वाटर की सप्लाई है जिससे आप जार को क्लीन करोगे, एरिया को वॉश करोगे। क्या आपके पास चिल्ड वाटर है जिससे आप हनी को कूलिंग प्रोसेस में रख पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो देखता है बैंक।
अब बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले हम डीपीआर रिपोर्ट बनाते हैं। डीपीआर रिपोर्ट से पहले हम स्टडी करते हैं उस आइडिया से रिलेटेड जिस पर हम वर्क करने जा रहे हैं, जो बिजनेस हम खोलने जा रहे हैं, क्या वो आइडिया सही है। उसी चीज़ के रिगार्डिंग जब हम स्टडी करते हैं ना, चेक करते हैं कि आइडिया प्रैक्टिकल है, प्रॉफिटेबल है, वर्केबल है, इसी के टेस्ट को, इसी की स्टडी को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, बस इस स्टडी को करने से, इस डिटेल इन्वेस्टिगेशन को करने से ये प्रूव हो जाता है कि हाँ, जो आइडिया है ना वो आगे चल के हमें प्रॉफिट देगा और वो प्रैक्टिकल भी है, प्रॉफिटेबल भी है और वर्केबल भी है। उससे हमें ये पता लग जाता है कि अब जो हम पैसा, टाइम, रिसोर्स लगाने वाले हैं ना उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो वेस्ट नहीं होंगे। तो फिजिबिलिटी स्टडी से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो टाइम है, मनी है, रिसोर्स है, उसका लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, और इस स्टडी को करने से हमें ये भी पता लग जाता है कि आइडिया को हमें कैरी करना चाहिए या नहीं। इससे क्या टाइम वेस्ट हो सकता है, क्या पैसा डूब सकता है, क्या जितनी भी मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, वो बर्बाद हो सकते हैं। ये पूरी स्टडी से एक ही बार में हमें पता लग जाता है। जैसे हम ना एक कैफ़े खोलने वाले थे, कैफ़े की डिमांड ना एरिया में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कॉम्पिटिटर भी बहुत थे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर थे और वहाँ पे कॉफ़ी बेच रहे थे। ठीक है, और कॉफ़ी लोग पीना पसंद नहीं कर रहे थे। तो हमें पहले ही पता लग गया, अगर हम अपना कैफ़े वहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं और कॉफ़ी बेचना चाहते हैं तो वहाँ के लोग पहले ही नहीं पसंद है वो कर रहे, तो ये आइडिया बकवास है, फिजिबल नहीं है। यहाँ पर टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। तो हमें पता लग जाता है। हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं ना कि फाइनेंशियली वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, मार्केटिंग उसकी कैसी होगी, कॉम्पिटिटर कैसे होंगे, सारे एक्सपेक्ट पहले ही पता लग जाते हैं फिजिबिलिटी स्टडी से। पहले ही हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ़ायदों के बारे में जो फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद हमें मिलते हैं। अगर हमने फिजिबिलिटी स्टडी की है तो हमारे जितने भी रिस्की डिसीजन होने वाले हैं वो अवॉइड हो सकते हैं। देखो, बिजनेस शुरू करना ना कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता, यहाँ पे लॉजिक लगते हैं। ठीक है, कि मार्केट में डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना हाई है, पैसा डूब तो नहीं सकता। ये जितने भी रिस्की डिसीजन होते हैं ना वो उनसे बच पाते हैं अगर हमने फिजिबिलिटी स्टडी की होती, क्योंकि फिजिबिलिटी हमें बता देती है कि आइडिया प्रॉफिटेबल है, वर्केबल है या नहीं। दूसरा, ये हमारे गुड डिसीजन मेकिंग में भी मदद करते हैं। वो कैसे? हमें ना पता लग जाता है फिजिबिलिटी स्टडी से कि हमें आइडिया को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। फीलिंग से पता नहीं लग रहा, फिजिबिलिटी स्टडी से पता लग रहा है, डेटा की मदद से पता लगता है। हमें डेटा पता लग जाता है कि मार्केट का साइज कितना है, कॉस्ट कितनी लगने वाली है, रिसोर्सेज कितने लगने वाले हैं। तो हमारे गुड डिसीजन मेकिंग को भी सपोर्ट करता है फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट है कि हम जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, बैंक होते हैं, उनको कन्विंस कर पाते हैं। कैसे कन्विंस कर पाते हैं? वो सिर्फ हमारा आइडिया सुन के इंप्रेस हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें ना डेटा चाहिए होता है, नंबर्स चाहिए होते हैं, प्रॉफिट के एस्टिमेट चाहिए होते हैं, मार्केट में कितनी डिमांड है वो चाहिए होती है। और ये सारी चीज़ें हमें फिजिबिलिटी स्टडी से पता लग सकती है और फिर हम इन्वेस्टर को कन्विंस करने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर नेक्स्ट है, हम फ्यूचर प्लानिंग कर पाते हैं अगर हमने फिजिबिलिटी स्टडी की है, क्योंकि बिजनेस को शुरू करने के बाद आगे करना क्या है, कैसे एक्सपैंड करना है, ये हमें फिजिबिलिटी स्टडी बता देती है। हमें उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना स्टाफ हायर करना है, कौन से इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, सेल टारगेट क्या होने वाला है, इन सारी प्लानिंग में हमें फिजिबिलिटी स्टडी मदद करती है। अब बात करते हैं 4 मेन टाइप्स के बारे में। फिजिबिलिटी स्टडी के 4 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले की स्टडी हम बोलते हैं प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। अब उसमें से एक जो एरिया है वो है टेक्निकल एरिया। अब टेक्निकल एरिया से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, जैसे उसमें ये सारी चीज़ें चेक करना, प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी कितनी चाहिए, टूल्स कितने चाहिए, मशीनें कितनी चाहिए, इक्विपमेंट, स्किल, मैन पावर कितनी अवेलेबल है, इन सब की स्टडी हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद है या नहीं, मशीनें अवेलेबल हैं या नहीं, स्किल्ड वर्कर मिल जाएगी आसानी से, रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं एक प्रोजेक्ट को एक जगह स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, फिर आता है दूसरे में मार्केट फिजिबिलिटी मतलब मार्केट एनालिसिस में हम मार्केट के बारे में पूरी स्टडी कर रहे हैं कि कस्टमर की क्या डिमांड है, वहाँ पर कस्टमर का क्या टेस्ट है, ठीक है, कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रोडक्ट उन्हें सस्ता चाहिए या प्रीमियम चाहिए, टारगेट कस्टमर कौन होने वाला है, मार्केट का साइज़ क्या होने वाला है, प्राइस लेवल क्या होने वाला है, ये कस्टमर का जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो बदलती तो नहीं रहती। ये सारी चीज़ों की स्टडी हम बहुत अच्छे से करेंगे कि हम ना सपोज़ करो एक जूस की दुकान खोलने वाले थे, तो वहाँ के लोगों को हम वो देखेंगे वहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या नहीं है, उस एरिया में कोई ऑर्गेनिक जूस की शॉप और है या नहीं है। हम मार्केट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो इसमें करते हैं। फिर आती है फाइनेंशियल एनालिसिस।
ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस, अब इसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसमें कितना पैसा लगने वाला है, और जितना पैसा हम लगाने वाले हैं क्या उससे दुगना प्रॉफिट हमें होगा, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डबल आएगी, और वो इन्वेस्टमेंट हमें कितने पीरियड के बाद वापस आएगी, मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, कितने टाइम लग जाएगा उस प्रॉफिट को जनरेट होने में, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, क्या कोई लॉस हो सकता है या नहीं, एक्सपेक्टेड सेल को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना, स्टडी करना, ये सब हम किस में करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस में करते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंट एनालिसिस। इन्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है बिजनेस के आसपास के इन्वायरमेंट को स्टडी करना, चाहे बिजनेस का अंदर का इन्वायरमेंट हो, चाहे बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट हो, वो सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट एनालिसिस से पता लगती है कि बिजनेस के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से खतरे हैं, फ्यूचर में क्या चीज़ चेंज हो सकती है, ये सारी स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस में। अब इसको डीप में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है। तो वो सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक्सटर्नल में आ गए जैसे कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में क्या बदलाव आ रहे हैं, सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, बाहर कस्टमर के टेस्ट और डिमांड कितनी है, कंपटीशन क्या है, ये जितने भी फैक्टर होते हैं ना जो हमारे बिजनेस को बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। वहीं पर अगर मैं इंटरनल की बात करूँ, जितने भी एम्प्लॉय हो गया, मैनेजमेंट हो गए, बिजनेस के रिसोर्सेज हो गए, कंपनी की खुद की पॉलिसीज़ हो गई, ये आती है इंटरनल फैक्टर। ये दोनों ही चीज़ की जब हम स्टडी करते हैं ना डीपली, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। अब ये ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को और रिस्क को मैनेज करने में मदद करती है, ठीक है। इससे हमें बहुत कुछ पता लग जाता है, जैसे कितने स्किल्ड वर्कर है, और अगर नहीं है, अगर कोई छोड़ के चला गया तो हमें पता लग जाएगा कि रिस्क आने वाला है, हमें जल्दी से एक वर्कर हायर करना होगा, ठीक है। कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज होने वाली है, उसके रिगार्डिंग हमें प्लानिंग करनी होगी। ये सारी चीज़ें किससे पता लगी हमें, इन्वायरमेंटल एनालिसिस से। अब बात करते हैं इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंट को स्कैन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सी चीज़ नई आई है, कोई नया चांस तो नहीं मिल रहा हमें, कस्टमर को आखिर चाहिए क्या। जैसे लोगों को ना हेल्दी फूड चाहिए, डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम ऐसे में अपने बिजनेस में हेल्दी स्नैक लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हमने एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली, किसकी मदद से, इन्वायरमेंट को स्कैन करने की मदद से। दूसरा, हम जितने भी थ्रेट्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, जितने भी खतरे बिजनेस के ऊपर आने वाले होते हैं, उनको पहले ही भाप लेते हैं। जैसे मार्केट में हमारा नया कॉम्पिटिटर आने वाला है, हमने पहले ही देख लिया, और उसके रिगार्डिंग हमने अपनी चीज़ों में, हमने अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन स्टार्ट कर दी, हमने कुछ और नया देना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी फ़ायदा होता है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग जो होती है हमारी इंप्रूव हो जाती है। वो कैसे, अभी मैंने बताया ना, बिजनेस में खतरा आने वाला था, एक नया कॉम्पिटिटर आने वाला था जिसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था, इसलिए हमने एक डिसीजन लिया कि हम अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, ठीक है। या फिर अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ एक चीज़ फ्री देना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करती है इन्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ़ायदा यह है कि बिजनेस में आए दिन बाहर चेंज आते रहते हैं। नेक्स्ट फ़ायदा ये होता है कि बिज़नेस में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं बाहर, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ऐसे में उनको एडैप्ट करना और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना ईज़ी हो जाता है अगर हमने एनवायरनमेंट को एनालिसिस किया है। जैसे हमें पता लगा कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया, तो हम क्या कर लेंगे, जल्दी से प्लास्टिक की जगह पेपर बैग यूज़ करने लगेंगे। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने के। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो एनवायरनमेंट की एनालिसिस करने में मदद करती है। तो सबसे पहले आता है स्वेट टेक्निक। ये एक ऐसा प्लानिंग टूल होता है जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है, ठीक है। हम ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है हमारे प्रोडक्ट में, ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई। हमारा जो ब्रांड नेम है ना वो थोड़ा सा वीक है, हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है इसलिए हमारा ब्रांड नेम उतना अच्छा है नहीं, ये हमारी वीकनेसेस है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि ना फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। और थ्रेट क्या है, हमारा एक नया कॉम्पिटिटर आ रहा है जिसकी वजह से हमें खतरा है, ठीक। गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं, तो ये थ्रेट है, ठीक है। इस वाले प्लानिंग टूल से जब हम ये सारी चीज़ों को फाइंड करेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा हमारी पोजीशन क्या है, हमें फ्यूचर में कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपनी वीकनेस पर हम काम कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी को तुरंत, जैसे ही हमने देखा फेस्टिवल सीजन आने वाला है, सेल्स बढ़ने वाली है, तो क्यों ना हम सप्लाई को तेज कर दें, ठीक है। थ्रेट से बचने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसमें हम एनवायरनमेंट को एनालिसिस करके चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं।
सेकंड है पेस्टल। ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से बाहर वाले पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन किया जा सकता है। इससे हमें पता लग जाता है कि मार्केट में बाहर चल क्या रहा है। रिस्क को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाते हैं और कंपटीशन में भी स्ट्रांग हो पाते हैं। इसमें हम बहुत सारे फैक्टर के ऊपर ध्यान देते हैं। ये सारे फैक्टर होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर में क्या चीज़ें आती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसीज़ हैं, टैक्स रूल है, लॉज हैं, ये सारे आते हैं हमारे पॉलिटिकल फैक्टर में। अब सपोज करो, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि जीएसटी रेट बढ़ गया। अब जीएसटी रेट बढ़ा है तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो हमें समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, कि बाहर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बदले हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस को हैवी करना पड़ेगा। फिर आएगा इकोनॉमिक फैक्टर में जितने भी जीडीपी हो गए, इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गए, कस्टमर की इनकम हो गई, ये सारी चीजें आती हैं। अब सिंपल सी बात है, कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना प्रोडक्ट की, तो ऐसे में हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ये चीज हमें समझ में आएगी। फिर आता है सोशल फैक्टर का मतलब कस्टमर का टेस्ट, उसकी लाइफस्टाइल, उसका कल्चर और कितनी पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ ये सारी चीज़ें ना हम समझ पाएंगे। जैसे कि अभी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में हेल्दी फूड की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये चीज़ हमें समझ में आ पाएगी। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी में सारी रिलेटेड बात होती है, टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ऑटोमेशन आया है, तो ऐसे में हम देखेंगे, इन्वायरमेंट को समझेंगे और अपने खुद के ऑनलाइन डिलीवरी ऐप बना देंगे जिससे हमारी सेल्स बढ़े। फिर आता है लीगल फैक्टर में जितनी भी लॉ से रिलेटेड बातें होती हैं वो आती हैं, जितने भी बिजनेस लॉ हैं, लेबर लॉ हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी रूल्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझ पाते हैं। फूड की सेफ्टी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि लॉ है, ठीक है। फिर आता है इन्वायरमेंट फैक्टर में आता है जितनी भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल, इको फ्रेंडली रूल्स क्या क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने ना प्लास्टिक बैन कर दी है, तो ऐसे में हम समझते हुए, ये सारी चीज़ों को समझते हुए इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज़ करेंगे ताकि इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये भी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम इन्वायरमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आता है क्वेस्ट क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं फास्ट तरीके से, क्विक तरीके से, जिसमें हम समझ पाते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट के ट्रेंड को ऑब्जर्व कर पाते हैं, फ्यूचर के पॉसिबल सिनेरियो को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर पाते हैं किसी भी स्पेसिफिक इशू पर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज कर पाते हैं। ये सब किसकी वजह से हुआ, क्वेस्ट की वजह से। लोकेशन का मतलब जहाँ पर भी हम बिजनेस करने वाले हैं, अपना बिजनेस सेटअप करने वाली जगह, रीजन साइट, उसी को बोल दिया हमने लोकेशन। लेआउट का मतलब फैक्ट्री के अंदर मशीनें, डिपार्टमेंट और इक्विपमेंट का सही तरीके से अरेंजमेंट ही लेआउट कहलाता है, ठीक है। अब सही तरीके से अगर अरेंजमेंट हुआ है, सीक्वेंस में मशीनें लगी है, तो इससे टाइम भी बचेगा और प्रोडक्शन भी फास्ट होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिसकी मदद से हम पता लगा पाते हैं कि हमें अपने बिजनेस के लिए कौन सी लोकेशन रखनी चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे लोकेशन डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है मार्केट प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि हमें हमारे बिजनेस को इस तरीके से सेटअप करना चाहिए कि वो मार्केट के पास हो, उसकी लोकेशन मार्केट के पास हो, ताकि जो हमारे कस्टमर है वो हमें इजीली मिल जाए और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम लगे और साथ में क्विक डिलीवरी भी हो पाए। तो इससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा अगर हम मार्केट के साथ जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। तो दूसरा, तो हमें बिजनेस कहाँ पे करना है, कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे मार्केट पास हो। सेकंड बात करते हैं रॉ मटेरियल की सप्लाई, मतलब हमारी बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, मटेरियल टाइम पर पहुंचेगा, क्वालिटी फ्रेश रहेगी, ठीक है। ये और खास करके जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लोकेशन वहां पे सेटअप करना जहां पर रॉ मटेरियल ईजिली मिले, क्योंकि जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं उनके लिए लाइमस्टोन के पास ही बिजनेस लगना चाहिए, क्योंकि लाइमस्टोन बहुत हैवी होता है, ऐसे में इतनी दूर से लाने में कॉस्ट बहुत लग जाती है। तो ऐसी हैवी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल पास वाली जगह पर ही अपनी फैक्ट्री लगानी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं जहां पर हमें इजीली लोकल लेबर मिल रही हो अच्छी स्किल के साथ, वहां पर हमें हमारी लोकेशन रखनी चाहिए। हमें स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर और टेक्निकल स्टाफ इजीली अवेलेबल हो जाए, ऐसी लोकेशन को हमें बिजनेस की लोकेशन बनानी चाहिए। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। हमारे इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ फैसिलिटीज हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि पावर चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वाटर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, बैंकिंग चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटी जहां पर भी अवेलेबल हो, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, जिससे हमारा प्रोडक्शन फास्ट हो सके, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके, वाटर की सप्लाई अच्छी हो, ऐसी जगह पर हमें हमारा बिजनेस की फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए। अब टेक्सटाइल फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे बार बार पावर कट हो जाती है तो मशीन तो रुक जाएगी, प्रोडक्शन तो रुक जाएगा, इसलिए जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी है वहाँ पर अपनी
बिज़नेस की लोकेशन होनी चाहिए। फिर है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का मतलब है जहाँ पर रोड, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे की एक्सेस बहुत आसानी से हो। इससे क्या होगा, जो रॉ मटेरियल होगा वो जल्दी से आ जा सकेगा, जितने भी फिनिश्ड गुड्स होंगे वो भी जल्दी से आ जा सकेंगे। तो हमें ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो वो बहुत बढ़िया हो। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में। मतलब कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, स्टाफ को पेमेंट करने के लिए, डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बिजनेस को चाहिए पैसा। अब वो फंड कहाँ से उठाए बिजनेस, उन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से उठाए? तो ऐसी वो 4 जगहें हैं, ऐसी वो 4 कैटेगरीज है जहाँ से वो फंड को रेज कर सकती है, उसे पैसा मिल सकता है। ऐसे वो 4 सोर्सेज के नाम कौन कौन से हैं? पहला है पर्सनल फाइनेंसिंग, दूसरा है डेट फाइनेंसिंग, तीसरा है इक्विटी कैपिटल और चौथा है क्रिएटिव सोर्स। तो चलिए चारों के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। ये चारों है क्या, हम पैसा कहाँ से उठा सकते हैं? तो सबसे पहला, बिजनेस में पैसा कहाँ से लगता है? पर्सनल फाइनेंसिंग से। पर्सनल फाइनेंसिंग का मतलब हम खुद से, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, खुद से अपने घर वालों की मदद से या खुद से अपनी खुद की सेविंग से एक स्मॉल बिजनेस शुरू करता है, एक स्टार्टअप शुरू करता है। ठीक है, ऐसे में यहाँ से फंड उठाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि वो उसका खुद का पैसा होता है। यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करने की झंझट नहीं होती और इतना प्रेशर भी नहीं होता। तो ये होती है पर्सनल फाइनेंसिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको पढ़ते हैं। पहला है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब जो एंटरप्रेन्योर पैसा कम लगाता है और मेहनत और टाइम और स्किल ज़्यादा लगाता है। ठीक है, अपना मेहनत, टाइम, स्किल सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बजाय पैसे के, तो उसे बोलते हैं स्वेट इक्विटी। जैसे एक लड़की है, कपकेक का बिजनेस स्टार्ट करती है, पैसा कम है उसके पास, तो वो क्या करती है, बेकिंग और मार्केटिंग खुद ही कर लेती है, यही उसकी स्वेट इक्विटी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े बिजनेस की, ऑफिशियल बिजनेस की, जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई हैं, पार्टनरशिप हो गई, वहाँ पे ना स्वेट इक्विटी शेयर भी इशू किए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ पर्सनल फाइनेंसिंग में। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड या फैमिली से पैसा उधार ले लिया, भाई ने 50,000 रुपए दे दिए, चल अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और हमने स्टार्ट कर लिया। फिर है बूट स्ट्रैपिंग। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ना थोड़े से रिसोर्सेज थे, थोड़ा सा पैसा था, उसी से हमने बिजनेस चलाना स्टार्ट कर दिया, और अब बिजनेस जो हमें प्रॉफिट कमा के दे रहा है ना, उसको ही हम दोबारा से इन्वेस्ट करके उस बिजनेस को चला रहे हैं, उससे बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, जैसे कोई कंपनी थी, उसके फाउंडर ने खुद ही डिलीवरी करके पैसा बचाया ताकि ज़्यादा स्टाफ ना रखना पड़े, उसे बोलेंगे बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की। अब अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक आता है, कैसे हम इक्विटी शेयर को मार्केट में इशू करके फिर वहाँ से पैसे को रेज करते हैं। ठीक है, इक्विटी में क्या होता है, इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता और पैसा लौटाना नहीं पड़ता, बस बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, उसका हिस्सा जिसने पैसा लगाया है उसको मिलता है, वो ओनर कहलाता है। इसमें इन्वेस्टर आपके बिजनेस में ओनरशिप का हिस्सा लेकर पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, आपको पैसा वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। यहाँ से ना हमें बड़े अमाउंट में फंडिंग मिल जाती है, एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिल जाती है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? सबसे पहला है एंजल इन्वेस्टर्स। ये कौन होते हैं? ऐसे वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे अमीर लोग होते हैं जो नए नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ये क्या होती हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो हाई ग्रोइंग स्टार्टअप में अपना पैसा लगाते हैं, इनके पास बहुत पैसा है तो ये किसी कंपनी में लगा देते हैं। तीसरा है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब जो कंपनियां होती हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो मार्केट में, इसको स्टॉक मार्केट में शेयर को इशू करती है और फिर उन शेयर को जनरल पब्लिक खरीदती है, फिर वहाँ से पैसा मिलता है इस बिजनेस को। ठीक है, उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, फिर हमारा थर्ड तरीका आता है डेट फाइनेंसिंग का। इसमें ना हम सामने वाले से लोन ले रहे हैं और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा साथ में जब हम पैसा लौटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बस एक ही फ़ायदा है, ओनरशिप नहीं जाती दूसरे के हाथ में, ओनर हम ही रहते हैं, फुल कंट्रोल हमारा ही रहता है। जैसे इक्विटी फाइनेंसिंग में ओनरशिप चली जाती थी ना, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता था, वैसे ही डेट फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट देना पड़ता है लेकिन ओनरशिप हमारी ही होती है। यहाँ पे ना बैंक ना लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, मतलब बैंक ने एक लिमिट दे दी कि आप इतना पैसा यूज़ कर लो। जैसे आपके बिजनेस को 5 लाख की लिमिट दे दी कि आप 5 लाख यूज़ कर सकते हो, तो जितना चाहो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी को आप इमरजेंसी के लिए रख सकते हो, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। फिर आता है ट्रेड क्रेडिट। इसमें क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट में जितने भी सप्लायर होते हैं ना, जो हमें सामान भिजवा रहे हैं, उनको हम
पैसा पे नहीं करते, लास्ट में पे करते हैं, महीने के एंड में हम बोलते हैं चलो अभी उधार दे दो माल, फिर पेमेंट 3 दिन के बाद कर देते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। फिर आता है लीजिंग। लीजिंग का मतलब क्या होता है, मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदने के बजाय जो हम रेंट पर लेते हैं ना, जैसे हमें कोई मशीनरी की ज़रूरत है तो मशीनरी आती है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के बाद, बहुत सारा पैसे से मशीनरी आती है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको लीज पर ले लिया, मतलब रेंट पर ले लिया, उसे बोलते हैं लीजिंग। फिर आते हैं हमारे बॉन्ड डिबेंचर्स, ये इसको डिबेंचर्स ठीक कर लेना, एंड प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। कंपनी पब्लिक को फिक्स्ड इंटरेस्ट पर बॉन्ड देती है, ठीक है। आप कंपनी हो तो 10% इंटरेस्ट के साथ बॉन्ड इशू करते हैं, लोग इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, और जब कंपनी को कैश मिल जाता है बाद में उसे इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिएटिव सोर्सेज के बारे में, जैसे बिजनेस इंक्यूबेटर्स, हमने इसमें शुरुआत में ही पढ़ा था, तो हमने ब्लॉक 1 में पढ़ा था, इंक्यूबेटर सेंटर्स बना दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो अपना बिजनेस जैसे रूरल वाली जगहों पर खोलना चाहते हैं ना, वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होती, तो ट्रेनिंग की फैसिलिटी, ठीक है, फंडिंग की फैसिलिटी और मेंटोरशिप, ठीक है, एक्सपर्ट की एडवाइस, ये सारी चीज़ें इंक्यूबेटर सेंटर देते हैं। तो यहाँ से भी फंड आ जाता है, फंडिंग आ जाती है। फिर होता है क्राउड फंडिंग। अगर आपका आइडिया बहुत मस्त है ना, तो आप किसी भी एक वेबसाइट वगैरह पे अपना आइडिया डाल सकते हो, ऐप वगैरह के थ्रू। लोग आपके आइडिया को अगर पसंद करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, तो वो अपने पैसे को डोनेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा आपको सबसे मिल जाता है, उसे बोलते हैं क्राउड फंडिंग। फिर गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प कर देती है, कुछ सब्सिडीज़ दे देती है ना। सब्सिडीज़ की वजह से भी बिजनेस स्टार्ट हो पाता है, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, रूरल स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट पैसा दे देती है, ठीक है। वहाँ से भी हमारी थोड़ी बहुत फंडिंग होती है। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी ठीक लगे और लगे कि थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल थी, तो प्लीज़ मुझे भी यार क्रेडिट दे दिया करो। मैं भी अच्छा लगता है, फील कर पाती हूँ उस खुशी को, लेकिन वो खुशी फील करने ही नहीं देते हो तुम लोग मुझे। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।